औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बजट अमेंडमेंट्स, बजट 2020 के अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। सो फार जो है वो 3 वीडियो में हमने मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स डिस्कस किए। नाउ दिस इज़ द फोर्थ वीडियो इन सीरीज। This is in relation to section 106A. This is the new section proposed to be inserted in the law. This is the restriction on deduction of profit on debt payable to associated enterprise. Restriction on deduction of profit on debt, यानी कि profit on debt to mean interest expense. अगर जो है वो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो क्लेम करना चाहते हैं और वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज को जो है वो पेएबल है, तो उस सूरत हाल में आपकी ये प्रॉफिट ऑन डेट को हम जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ये 15% की लिमिट तजवीज़ की गई है। टैक्सेबल इनकम का 15% तक जो है वो प्रॉफिट ऑन डेट को क्लेम किया जाता है, क्लेम किया जा सकता है इस सेक्शन के तहत। इसमें ये कहा गया है कि ये जो डेट है जिसके ऊपर ये प्रॉफिट ऑन डेट कैलकुलेट हुआ है, ये फॉरेन डेट होगी, यानी कि जो है वो पाकिस्तान से बाहर से जो है वो फॉरेन करेंसी लोन होगा और इसके ऊपर जो है वो बहरहाल ये प्रॉफिट ऑन डेट जो है कैलकुलेट हुआ है, इसको जो है वो हम एक लिमिट तक जो है वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। इसके ऊपर लॉ में ये तजवीज़ पेश की गई है कि ये डिसअलाउबिलिटी इज इन एडिशन टू द डिसअलाउबिलिटी दैट इज कैलकुलेटेड अंडर द थिन कैपिटलाइजेशन लॉ, जो कि जो है वो सेक्शन 106 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जब लागू हुआ था उस वक्त से जो है वो चला आ रहा है। और इसके अंदर जो है वो 106 के अंदर भी और 106A के अंदर भी डॉक्ट्राइन और प्रोमिसरी एस्टोपल जो है वो डिस्क्लेम किए गए हैं। अगर जो है वो लोन उस वक्त लिया गया था जब जो है वो थिन कैपिटलाइजेशन का लॉ नहीं था, या सेक्शन 106A जो कि 1 जुलाई 2020 से इन्फोर्स होगा, अगर लोन एग्रीमेंट इससे पहले लिया गया, साइन किया गया है और ये लोन जो है वो इससे पहले डिस्बर्स हुआ है, इसके बावजूद भी ये सेक्शंस तो अप्लीकेबल होंगे। यानी कि डॉक्ट्राइन और प्रोमिसरी एस्टोपल जो है वो जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपनी अप्लीकेबल जो है वो सिचुएशन को कायम रखिएगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्री की हुई है। उस वक्त तो ये लो नहीं थे, वो बहरहाल जो है वो इस दोनों सेक्शंस के अंदर डिस्क्लेम किए गए हैं। तो बहरहाल दिस इज द लॉयर्स सब्जेक्ट है, वो इसको जो है वो कोर्ट वगैरह में किस तरीके से डिस्कस करते हैं। जो लो है वो तो इस तरीके से है कि थिन कैपिटलाइजेशन लो एक लो है जिसके तहत जो है वो सेक्शन 106 में हम एक्सपेंस को, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिसअलाउ करेंगे, और जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो डिसअलाउ हुआ वो एक फर्दर प्रोसेस से गुजर सकता है जो कि 106A के अंदर फर्दर डिसअलाउबिलिटी वर्कआउट की जाएगी। अच्छा, 106A जो है वो ये कहता है कि अगर आपके ऊपर थिन कैपिटलाइजेशन लॉ अप्लीकेबल नहीं है और फिर भी आपकी कोई फॉरेन डेट है, तो उस सूरत हाल में 106A तो फिर भी अप्लीकेबल होगा। 106A कैन बी इन कंजक्शन एंड कैन बी इन एडिशन टू 106 और कैन बी इन आइसोलेशन ऑफ 106। तो इसको जो है वो मैं आपसे पहले ये शेयर करना चाहूँगा कि ये थिन कैपिटलाइजेशन लॉ है क्या, जिसको जो है वो 106A भी इंडोर्स करता है। तो कहता है कि थिन कैपिटलाइजेशन लॉ में आप कुछ डिसअलाउ कर चुके हैं इंटरेस्ट को, तो फिर भी जो है वो 106A के अंदर 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम से जायद का जो इंटरेस्ट होगा, जो कि फॉरेन करेंसी लोन के ऊपर होगा, जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज को पेएबल होगा, वो डिसअलाउ किया जाएगा। तो पहले तो थिन कैपिटलाइजेशन लॉ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थिन कैपिटलाइजेशन लॉ ये सजेस्ट करता है कि अगर कंपनी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में जो है वो मल्टीनेशनल की सब्सिडरीज कहलाती हैं, उसके अंदर जो है वो फाइनेंसिंग मिक्स को डिसाइड करे, तो उसमें फॉरेन इक्विटी का प्रोपोर्शन जो है वो थिन ना हो, वो थिक होना चाहिए। अब थिन और थिक का फैसला किस तरीके से होगा, वो इस तरीके से होगा कि एक कंपनी होगी जिसका नाम है फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी। उसके अंदर अगर फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो उस सूरत हाल में इन्वेस्टमेंट की इस तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए कि फॉरेन इक्विटी जो है वो जो भी फिगर हो उसका जो है वो थ्राइस ऑफ फॉरेन इक्विटी से ज़्यादा फॉरेन डेट का प्रोपोर्शन ना हो। अगर फॉरेन डेट का प्रोपोर्शन थ्राइस ऑफ फॉरेन इक्विटी से ज़्यादा हुआ तो उस सूरत हाल में उससे एट्रीब्यूटेबल जो इंटरेस्ट होगा वो फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी को डिसअलाउ हो जाएगा। A rule encouraging foreign investors to provide the sufficient proportion of foreign equity within the overall financing of the subsidiaries in Pakistan। यानी कि आप इक्विटी के प्रोपोर्शन को सफिशिएंट रखिएगा, लोन के प्रोपोर्शन को कम कीजिएगा, और लोन को कम करने और इक्विटी को बढ़ाने का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अक्सर और बेशतर लोन डालने के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं एज अ मैटर ऑफ टैक्स स्ट्रेटेजी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर अक्सर और बेशतर जो है वो डबल टैक्स ट्रीटी का सहारा लिए हुए हैं, और मॉडल ट्रीटी और इसके साथ साथ जो है वो दुनिया के साथ जो मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारी ट्रीटीज़ हैं उसके अंदर जो है वो
इंटरेस्ट को जो है वो एग्जेम किया गया है और डिविडेंड को बहरहाल जो है वो टैक्सेबल किया गया है रिड्यूस रेट। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर फीलिंग मोर कंफर्टेबल ऑन एज अ मैटर ऑफ टैक्स स्ट्रेटजी कि वो फॉरेन फंडिंग जो है वो इन फॉर्म ऑफ लोन करें, जो कि एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी को अलाउबल एक्सपेंस हो जाएगा, जबकि डिविडेंड जो है वो बहरहाल अलाउबल एक्सपेंस नहीं होता। और दूसरी बात यह कि फॉरेन लेंडर के हाथ में, जो कि बेसिकली फॉरेन इक्विटी होल्डर भी है, वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और जो डिविडेंड इनकम आएगी वो बहरहाल जो है वो टैक्सेबल होगी, जो कि डबल टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट के अंदर भी बहरहाल अगर जो है वो प्रोटेक्शन है तो वो रिड्यूस रेट पे है। अक्सर वेस्टर्न ट्रीटीज में जो है वो डिविडेंड के ऊपर एग्जेम्पशन नहीं है। इन केस ऑफ फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी, ये सारा एक्सपोजर थिन कैपिटलाइजेशन का फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी के केस में एक रेजिडेंट कंपनी होगी, यानी कि पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होगी, और ये बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना हो। बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसके अंदर जो है वो बहरहाल फॉरेन कंट्रोलर की जो है वो मोर देन 50% अंडरलाइंग ओनरशिप है, मगर वो फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी नहीं कहलाएगी बिकॉज ऑफ द रीजन इस सेक्शन के अंदर बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आउट ऑफ स्कोप कर दिया गया है। इन विच 50% और मोर ऑफ द अंडरलाइंग ओनरशिप, कंपनी के केस में कॉर्पोरेट ओनरशिप जो है वो 12 शेयर कैपिटल की बेस पे होती है, तो उस तरीके से अंडरलाइंग ओनरशिप टू मीन 50% और मोर शेयर होल्डिंग जो है वो नॉन रेजिडेंट की होगी, चाहे वो इसने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया हो और शायद अपने एसोसिएट के थ्रू इन्वेस्ट किया हो। तो फॉरेन इक्विटी होल्डर ने अगर जो है वो फॉरेन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन डेट जो है वो अगर डाल दी और फॉरेन डेट का जो है वो प्रोपोर्शन थ्राइस ऑफ फॉरेन इक्विटी से ज्यादा हुआ, तो उस सूरत हाल में, ये वाली सूरत हाल के अंदर हम जो है वो फॉरेन डेट का एक्सेस इंटरेस्ट, यानी कि एक्सेस डेट का अट्रिब्यूटेबल इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी को डिसअलाउ कर देंगे। फॉरेन कंट्रोलर ने इक्विटी डाली, उसी ने लोन डाला, और लोन डालने के ऊपर वो फॉरेन डेट जो है वो कंपेयर होगा फॉरेन इक्विटी से। अगर जो है वो थ्राइस और फॉरेन इक्विटी से ज्यादा हुआ तो उस सूरत हाल में द एक्सेस डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द अलाउबल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट टू द फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी। In case of excess of the foreign debt, the interest expense attributable to excess foreign debt shall be disallowed. ये है थिन कैपिटलाइजेशन रूल। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी इलस्ट्रेशन अगर हम समझे तो इस तरीके से कि एक फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल जो है वो उसके अंदर फॉरेन डेट का प्रोपोर्शन जो है वो 400 मिलियन है, फॉरेन इक्विटी का प्रोपोर्शन 100 मिलियन है। तो इस थिन कैपिटलाइजेशन के रूल के तहत जो है वो इसके अंदर फॉरेन इक्विटी चूंकि 100 है, तो उस सूरत हाल में फॉरेन डेट का प्रोपोर्शन जो है वो 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अब ये 400 है फॉरेन डेट, तो इस सूरत हाल में एक्सेस डेट जो है वो कैलकुलेट होगी, वो होगी बेसिकली 100 रुपीज, 100 मिलियन। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो ओवरऑल कंपनी ने कैलकुलेट किया है, दिस इज 28 मिलियन। दिस इज 28 मिलियन, दिस इज 28 मिलियन। तो 28 मिलियन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, अब ये 28 मिलियन का जो इंटरेस्ट है, ये बहरहाल जो है वो पूरा का पूरा अलाउ नहीं होगा बिकॉज ऑफ द रीजन दिस कंपनी कैरीज द एक्सेस फॉरेन डेट इन वायलेशन ऑफ द थिन कैपिटलाइजेशन लॉ। तो इंटरेस्ट डिसअलाउड इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि आपने 400 मिलियन के ऊपर 28 मिलियन का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब जो है वो सूरत हाल ये होगी कि 100 को, यानी कि एक्सेस डेट का अमाउंट को मैंने ऊपर रखा, 400 को जो है वो मैंने बेसिकली जो है वो इसे कंपेयर किया, और जो है वो 28 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। एज अ रिजल्ट जो है वो आपका 25% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट जो है वो डिसअलाउ हो रहा है, यानी कि 7 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली एक्सेस डेट से एट्रिब्यूटेबल है। टोटल फॉरेन डेट जो है वो 400 मिलियन की थी। आपकी अलाउबल फॉरेन डेट जो है वो थिन कैपिटलाइजेशन रोल के लिए होनी चाहिए थी 100 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 300 मिलियन। तो नतीजतन 400 मिलियन के अंदर 100 मिलियन का एक्सेस प्रोपोर्शन वर्कआउट होगा, जो कि बहरहाल जो है वो आपको डिसएंटाइटल कर देगा फॉर द क्लेम ऑफ द डिप्रिसिएशन बाई 25% ऑफ फॉर द क्लेम ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज 25% ऑफ द ओवरऑल इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, अब इंटरेस्ट अलाउबल जो है वो इफेक्टिवली ये हुआ कि 28 में से 7 डिसअलाउ हो गया, तो 21 का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली अलाउबल है। अच्छा, अब थिन कैपिटलाइजेशन रूल को एक्सटेंड किया गया। फाइनेंस बिल के अंदर कहा गया कि आपको 106A के अंदर एक और डिसअलाउबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जो कि
15% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा का जो इंटरेस्ट होगा जो कि फॉरेन डेट के ऊपर कैलकुलेट हुआ होगा और जो एसोसिएटेड इंटरप्राइज को पेएबल होगा तो वो आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बेबी ये एसोसिएटेड इंटरप्राइज फॉरेन कंट्रोलर ऑफ 106, ये वही जिसने 50% और मोर अंडरलाइंग ओनरशिप फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी के अंदर जो है वो कैरी की हुई है डायरेक्टली और थ्रू एसोसिएट, और ये अदरवाइज भी हो सकता है। बाकायदा लॉ में ये मुकर्रर है कि 106A का एक्सपोजर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो हो सकता है कि थिन कैपिटलाइजेशन के अंदर आप ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हो, ये भी हो सकता है कि थिन कैपिटलाइजेशन लॉ आपके ऊपर अप्लीकेबल ना हो, मगर आप फॉरेन कंट्रोल रेजिडेंट कंपनी हो और जो है वो उसके अंदर फॉरेन डेट का प्रोपोर्शन तो थ्राइस से ज़्यादा नहीं हो रहा, फॉरेन डेट वो कि जो कि फॉरेन कंट्रोलर ने डाली हुई है, और बहरहाल आपने जो है वो कोई ऐसी डेट ले ली जो कि जो है वो फॉरेन कंट्रोलर के अलावा किसी और के से हो, कोई थर्ड पार्टी लेंडर हो, तो उस सूरत हाल में भी ये जो है वो इस सेक्शन के एम्बिट के अंदर आ जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 106 एस क्लेमेबल, यानी कि जो 21 रुपये हमने कैलकुलेट किया हुआ था, शल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, और ये टैक्सेबल इनकम जो है वो होगी जिसके अंदर डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और ये वाला इंटरेस्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट आप जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर क्लेमेबिलिटी, ये माइनस नहीं किया हुआ होगा। अब इसकी इलस्ट्रेशन इस तरीके से होगी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हम इसको इस तरीके से इलस्ट्रेट कर सकते हैं कि आप 100 रुपीज़ की जो है वो टैक्सेबल इनकम ले लीजिए, तो इंटरेस्ट अलाउबल जो आपने थिन कैपिटलाइजेशन रूल के अंदर निकाला था वो था 21 रुपये का। अब फर्दर डिसअलाउबिलिटी जो है वो ये होगी कि 21 रुपये को जब मैंने कंपेयर किया 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, जो कि बहरहाल ऊपर आपने निकाली हुई है कि ये 100 मिलियन है, तो इसको जो है वो 15% वर्कआउट करने पे 6 रुपये का 6 मिलियन का इंटरेस्ट फर्दर डिसअलाउ हो रहा है, और ये सब्जेक्ट टू कैरी फॉरवर्ड लिमिट है, यानी इसके अंदर बहरहाल ये सहूलत है कि ये तो कैरी फॉरवर्ड, इसमें तो डिसअलाउ जो होगा ऑफ ₹7 ऑफ इलस्ट्रेशन 1 कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, मगर ये वाला जो 6 मिलियन का अमाउंट है ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अगले 3 सालों का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उसके अंदर आप इसको ऐड कर लीजिएगा, फॉरेन डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उसके अंदर आप इसको ऐड कर लीजिएगा। अगले साल शायद इंटरेस्ट जो है वो कम होगा बिकॉज ऑफ द रीजन करंट ईयर में रीपेमेंट्स इन्वॉल्व होंगी, तो उस सूरत हाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो नतीजतन जो है वो आपका ये कैरी फॉरवर्ड का फीचर जो है वो आपके लिए वर्केबल हो जाएगा। इसको फॉरेन डेट के इंटरेस्ट के अंदर जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड करके ऐड कर दीजिएगा, और फिर इसको जो है वो 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ दैट ईयर से कंपेयर करके फिर आपका अलाउबिलिटी का जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगा। अच्छा, एक बात मजीद इसमें लॉ में प्रोवाइडेड है कि 1068 डिस्क्लेम हो जाता है, यानी नॉन अप्लीकेबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है अगर आपने जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट जो किया हुआ है जो क्लेमेबल है वो बेसिकली जो है वो 10 मिलियन से कम है। अगर 10 मिलियन से कम होगा तो उस सूरत हाल में 106A जो है वो बहरहाल अप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, कुछ मजीद जो है वो फीचर को डिस्कस करने के लिए हम इसकी एक इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। फॉरेन डेट जो है वो फॉर एग्जांपल 400 मिलियन की है, फॉरेन इक्विटी 200 मिलियन की है, और टैक्सेबल इनकम 100 मिलियन की है बिफोर क्लेम ऑफ डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो फॉरेन डेट के ऊपर 30 मिलियन का है। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये 200 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 से, तो 600 मिलियन की फॉरेन डेट की जो है वो लिमिट हो सकती थी। अब यहाँ पे तो जो है वो 400 मिलियन की फॉरेन डेट है, तो थिन कैपिटलाइजेशन का एक्सपोजर जो है वो यहाँ पे वर्कआउट नहीं होगा, कोई एक्सेस डेट जो है वो कैलकुलेट नहीं हो रही। अच्छा, फिर इसके वो सूरत हाल में जब एक्सेस डेट कैलकुलेट नहीं होगी तो इंटरेस्ट जो है वो कोई भी डिसअलाउ नहीं होगा, एक्सेस डेट से एट्रीब्यूटेबल इंटरेस्ट कोई नहीं है, 106 का एक्सपोजर तो जो है वो जीरो हो गया, एक्सपोजर ऑफ 106 इज जीरो, और जीरो की रीजन आपको मालूम है कि भाई कोई एक्सेस डेट जो है वो इसके अंदर नहीं है। अच्छा, फिर भी इसके बावजूद भी 106A तो जो है वो वर्कआउट होगा बिकॉज ऑफ द रीजन, शायद सिनेरियो के अंदर मैटर ये है कि फॉरेन डेट है, फॉरेन डेट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है फॉर अलाउबिलिटी, और वो फॉरेन लेंडर जो है वो एसोसिएटेड इंटरप्राइज है, तो अब 106 है तो कहता है कि हम 106A को भी अप्लाई करेंगे साथ में, और 106A को भी अप्लाई करेंगे, और अगर 106 अप्लाई ना हो रहा हो यानी एक्सेस डेट का मामला ना हो तो उस सूरत हाल में भी 106A का फीचर बरकरार रहता है। अब इस सूरत हाल में इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ ऐसे होगा कि 30 मिलियन का आपने फॉरेन डेट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है,
और इसकी लिमिट बहरहाल जो है वो 106A के अंदर जो है वो 15% के हिसाब से 15 रुपये बनती है। तो 15 रुपये का एक्सेस इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो गया अंडर 106A, और ये जो है वो कैरी फॉरवर्ड का जो है वो फीचर कैरी करेगा। अगले साल की फॉरेन डेट के अंदर जो है वो अप्लाई कर दीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा, और फिर इसको अगले साल की टैक्सेबल इनकम से कंपेयर कीजिएगा। 106A is applicable irrespective of excess date and the fact that foreign date from associate may be from other than the foreign controller. अच्छा, अब 106, थैंक यू वेरी मच।